Good morning, everybody. How are you? I hope you are healthy and well at your home, and I think that follow the all rules of the COVID-19. Okay. In previous classes, we will be discussed on chapter number 1 from your history textbook. Okay. And today we over the theme from your geography textbook, chapter number 1, resources. Okay. प्रीवियस क्लासेस में कुछ डिस्कशंस हमने रिसोर्सेज पे किया था, लेकिन एक लॉन्ग टाइम हो गया है, इसलिए इस चैप्टर को वापस हम लोग जो है वो फॉलो करने जा रहे हैं। फर्स्टली जो हमारी जो थीम होती है, थीम जो है क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का, जिसकी थीम है रिसोर्सेज। ठीक है, व्हाट इज मीन ऑफ रिसोर्सेज? क्या होता है रिसोर्सेज का मतलब? यानी रिसोर्सेज का जो मतलब है वो होता है संसाधन, स्रोत। यानी ह्यूमन जो होता है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, या उसके बहुत सारे, चाहे वो उसको हम फिजिकल ले सकते हैं, इकोनॉमिकल ले सकते हैं, या अदर और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमको वर्क करने के लिए कुछ ऐसी थिंग्स की ज़रूरत होती है। वो किस में इंक्लूड होता है? रिसोर्सेज में होता है। तो हमारी जो है रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज संसाधन होते हैं, और उन्हीं संसाधन से हम अपनी जो थिंग्स होती हैं उसको एक डेवलपमेंट मोड पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारा डिस्क्राइब जो शब्द है रिसोर्सेज, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए जब जाते हैं या एंटर करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस व्यू ऑफ पॉइंट को जानना होता है, रिसोर्सेज एंड देयर वैल्यू। यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की वैल्यूज़ क्या होती है, चैप्टर के अंदर हम इसको। तो सबसे पहले रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए हमको अपनी बुक्स को ओपन करना है, और जो थिंग्स मैं यहाँ डिस्क्राइब करने जा रही हूँ आपको उसको अच्छे से देखना है। यानी कोई भी सब्सटेंसेस हो, यानी एनी सब्सटेंसेस मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग्स हो, सर्विसेज हो, विच हैज़ द यूजएबिलिटीज एंड द यूटिलिटी। ये जो शब्द हैं, यानी यूजएबिलिटी और यूटिलिटी, ये दोनों मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, और ये ऑर्डर ही रिसोर्सेज शब्द में इंक्लूड हो जाता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई एंड नीड रिसोर्सेज, यानी किसी भी थिंग्स को जब हम सेटिस्फाइड मोड पर जाते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई थिंग्स है आपके पास में और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिसोर्सेज में नहीं जाएगी। कोई भी थिंग्स, यानी एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड, किसी भी आवश्यकता में सेटिस्फिकेशंस के लिए कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, वो रिसोर्सेज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए बुक है, स्टेशनरीज है, गुड्स है, वाटर्स है, एयर है, सनलाइट से यानी यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जियोथर्मल्स है, एनर्जीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके बेटा, लिसन मी। अभी आपका सबसे बड़ा जो एम है वो क्या होता है कि आप ऑन स्टडी हैं। ओके, अब ऑन स्टडीज के सेटिस्फिकेशंस के लिए विच थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड? बुक, नोटबुक, लिसन मी, and other geometrical instrument. I think that's okay. अब ये तब क्लियर होगा तब आपको प्रॉपर फीडिंग फूड मिलेगा। आप पढ़ाई कब कर पाओगे? जब आपको प्रॉपर फीडिंग फूड मिलेगा। जैसे आपको अपना मिल्क है, आपका फूड है, आपकी डाइट है, आपके फ्रूट्स है, एक्सेट्रा। जब आप अपनी बॉडीज में एनर्जी गेट करोगे तो क्या होगा? एक सेटिस्फिकेशन होगा। सेटिस्फिकेशंस के बाद अगर आपके पास में बुक्स है, नोटबुक्स है, आपके पास और अदर मटेरियल जो स्टडीज़ के अंदर काम आता है, वो सारा अगर आपके पास में है तो वो कौन से मोड पर गया? सेटिस्फाई मोड पर गया। क्यों? आपकी जो नीड थी वो सेटिस्फाइड हुई, तो फिर वो रिसोर्सेज के इंक्लूड होगी। अब इसमें रिसोर्सेज क्या क्या हुआ? फूड हुआ, पेन हुआ, पेंसिल्स हुआ, नोटबुक हुई, बुक हुई। तो इन सब से मिलकर के जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ वो रिसोर्सेज के अंदर, यानी संसाधन के अंदर जाता है। अब
it is the utility or the यूजबिलिटी विच मैक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंसेस एज रिसोर्सेज। यानी ये जो यूटिलिटी और यूजबिलिटीज़ की जो थिंग्स होती हैं ये दोनों मिलकर के एक सबस्टेंसेस को प्रिपेयर करती है जो रिसोर्सेज कहलाती है। थिंग्स बिकम द रिसोर्सेज ओनली वन दे हैव सम वैल्यू। ये कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी वैल्यू जो है वो होती है। एज सबस्टेंसेज यूज और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू। यानी जो भी सबस्टेंसेज जो होते हैं जब वो यूज होते हैं तब वो अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं, वो अपनी वैल्यू को बताते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वैल्यू मीन वर्थ। ओके, द वैल्यू व्हेन दे हैव द सम वैल्यूज, इसके अंदर कुछ यानी कुछ इकोनॉमिक यानी मनी और द मॉरल एसेस्टिक जो होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर्स ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें भी क्या होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। हाँ, फैक्ट है कि जो मेटल जो है वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को बनाती है, बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप और द सीनरी में हैव द अपना जो आर्टिस्ट वैल्यू जो है उसको बनाती है। वेयर लव फॉर आवर फैमिली एंड केयर अबाउट द एनवायरनमेंट में हैव द मॉरल वैल्यू। यानी अगर हम अपनी फैमिलीज़ के प्रति कोई सर्टिफिकेशंस रखते हैं, हम उनके प्रति कुछ फैथफुली मोड रखते हैं, तो वो किस में जाता है? मॉरल वैल्यूज़ के अंदर जाता है। ये रिसोर्सेज को समझाने के लिए कुछ पर्सनल व्यू ऑफ फैक्टर्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। अब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो एसोसिएट होती है विद मनी इज कॉल्ड, जो पैसों से जो भी फैसिलिटीज़ पैसों से बनती है या हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं हमारी नीड को पूरा करने के लिए, वो कहलाती है इकोनॉमिक और द कॉमर्शियल वैल्यू। ओके, ऑफ द रिसोर्सेज। किसकी? हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे? रिसोर्सेज। तो यहाँ जो भी मनी से रिलेटिव जितनी भी रिसोर्सेज जो बनेगी वो कॉमर्शियल वैल्यूज़ के अंदर जाएगी, और उसके बाद जितनी भी इकोनॉमिक वैल्यू का जो सबस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज होता है मी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी ये जितना भी सबस्टेंस इस रिसोर्सेज से चेंज होता है तो उसके अलावा कुछ ऐसे पैसेजेस जो हैं वो हमारे टाइम के अंदर चेंज होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेना है यहाँ पे कि होम मेड रेडीमेड हैव टू कॉमर्शियल वैल्यू टू प्रेजेंट, बट if they the painted and the sold by the medical firms they could become the economically value। यानी economic factor से आपने कोई थिंग्स खरीदी, उस थिंग को आपने डेवलप्ड किया, डेवलप्ड करने के बाद आपने अपने घर में चाहे उसको डेकोरेशन किया या एवरीथिंग जो भी आपने उसको किया यानी उसको पेंटेड किया है, तो वो कमर्शियल वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब उसके अलावा क्या होता है कि इसके लिए एक टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी होती है। ये एक टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे सबस्टेंसेस को चेंज करते हैं और उसकी वैल्यू यानी रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है उसको चेंज करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पीपल टू देयर डिफरेंट नीड्स। ये क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पीपल ये अलग अलग नीड्स होती है। ऐसा नहीं है कि जो नीड्स आपकी है वो नीड्स मेरी हो, या आपके फैमिली में जो इतने मेंबर्स होते हैं उनके पास में जो नीड्स है वही आपको हो। आपको नीड्स रहती है आपकी स्टडी, आपके प्लेइंग मटेरियल्स की या आपके अदर एंटरटेनमेंट की, लेकिन अगर हम आपके फादर्स या आपकी मदर्स की बात करते हैं तो उनको इकोनॉमिक फैक्टर की आवश्यकता होती है, उनको उसके रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है ताकि वो अर्निंग मोड पर जा कर के आपके लिए रिसोर्सेज को डेवलप कर सके। तो ये दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें, टाइम और टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि सबस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू पीपल होती है और वो अपनी अलग अलग नीड्स के आधार पर न्यू टेक्नोलॉजी को बनाता है और इस प्रकार से रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड होते रहते हैं। हमारा जो सेकंड व्यू ऑफ द थीम्स है वो आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। प्रीवियस क्लास में भी अगेन एंड अगेन वी आर डिस्कस ऑन दिस व्यू पॉइंट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी यहाँ एक तो आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज और एक आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। जितने भी रिसोर्सेज जिसको हम नेचर से गेट करेंगे इट्स गोज टू या इंक्लूडेड हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, जैसे अब हमने डिस्कस करना है नेचुरल रिसोर्सेज पर। ठीक है,
नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी थिंग्स हमको नेचर से मिली वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन। यानी नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बाद में मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल लाइक दैट द रॉ मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली। इन द सिंपल वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर्स टू मैन। अगर हम एक सिंपल सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड अगर पिक करते हैं तो वो पिक होता है कि जो भी, यानी नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर टू मैन। यानी प्रकृति से जो भी हमको गेट हुआ है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नाइस जो एग्जाम्पल्स है वो आता है एयर वी ब्रीथ। एयर जो कि हमको नेचर से मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। उसके अलावा सेकंड थिंग्स आती है वाटर, पानी, जिसको हम कहाँ से गेट करते हैं। सबसे बड़े सोर्सेज क्या है, वाटर का सबसे बड़ा सोर्सेज जो है वो रेनफॉल है, बारिश है, जो कि हमको नेचर से मिलती है। और वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, हम उस वाटर को हम ड्रिंकिंग यूजेस में लेते हैं। हाँ, बाथिंग है, वॉशिंग है, कुकिंग है, बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, क्लीननेस है। इन सब के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की होती है, जो कि हमको कहाँ से गेट होता है, नेचर से गेट होता है। तो ये एक दोनों इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रिवर है, लेक्स है, सॉइल है, मिनरल है, सनलाइट, एनिमल एक्सेट्रा, ये हमको नेचर से मिलता है। ओके बेटा, यस। Yes, I hope that every concept are clear here. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी जो भी थिंग्स ह्यूमन जो है नेचर से गेट करके उसको जब प्रोसेस में ला करके उसको एक नए मोड पर लेकर के जाता है तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज दैट मेड बाय द ह्यूमन बाय अ टेक्निकल मोड, या कोई भी एनी प्रोसेस जब वो प्रोसेस पे डालता है या उसको कोई टेक्निकल चेंजेस में करके जब वो मॉडिफिकेशन करके हमारे सामने जब रखता है वो कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एक एग्जांपल जो है वो यहाँ मैं देना चाहूँगी। जैसे वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, हमें नेचर से मिला है। अब उस प्लांट से हमने कॉटन को गेट किया और गेट करने के बाद में उसको हमने यार्न पे डाला। सबसे पहले तो उसको पहले प्रोसेस पे डालेंगे कि हमने उसको एग्रीकल्चर फील्ड से निकाल करके उसको प्रोसेस पे डाला। प्रोसेस पे डालने के बाद उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने उसका यार्न बनाया, उसको थ्रेड पे डाला। फिर हमने उसको इंडस्ट्रीज पर लिया, उसको कपड़ा बनाया। तो प्रोसेस क्या चला, नेचर से हमने कॉटन गेट किया, कॉटन को हमने प्लांटेशंस वाले जो प्रोसेस होता है उसको कट करना, क्लीन करना, प्रोसेस पर डाला। प्रोसेस पर डालने के बाद में इसको इंडस्ट्रीज पर डाला। उसके बाद हमारे सामने मटेरियल जो है वो जो रेडी होकर के जो क्लॉथ आता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, अब यहाँ आगे हम जो जाएंगे वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले आप लोगों को आपका जो टाइटल है उसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, नोटेड कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके बुक में भी है, यू वांट, अगर आप चाहें देन यू अंडरलाइन इन योर बुक। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने अभी क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कैसे कैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको हम कितने संसाधन यानी कितने पार्ट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स
on the basis of their level of development and use of the origin stock and the distribution। यानी ये कहता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है जब हम इसको डिफरेंट लेवल पर क्लासीफाइड करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेसिस जो होता है उसका लेवल होता है और लेवल के साथ में उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो अटैच होती है। रिसोर्सेज हमेशा डेवलपमेंट के साथ में ही चलती है कि कितना तो डेवलपमेंट जो है वो कितना तो डेवलपमेंट जो है वो उसके साथ अटैच होगा, क्या वो ओरिजिन स्टॉक में जाएगा, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। इस प्रकार के बहुत सारे लेवल जो होते हैं वो डेवलपमेंट के साथ में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ क्लासिफिकेशंस के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्चुअल रिसोर्सेज यानी वास्तविक संसाधन। ओके बेटा, अब वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Those resources whose quantity is no are actual resources, यानी वो कितनी मात्रा में है, एक्चुअल में वो कितना है, ये चीज़ जो है वो एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर जाती है। These resources are being used in the present, ये रिसोर्सेज जो होते हैं जिसका यूज़ जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर होता है। अगर हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल द रिच डिपॉजिट ऑफ द कोयल इन द रोहर रीजन ऑफ द जर्मनी एंड द पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज इन महाराष्ट्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगली बात समझ में कि रिसोर्सेज जो होते हैं उसको कहाँ से हम लोगों ने यानी एक क्वांटिटीज़ के अंदर जब वो रहता है तो वो एक्चुअल पोजीशन पर आता है और इसका जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। इस प्रकार की जो थिंग्स है इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है। सेकंड हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट यू मीन ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित संसाधन। ऐसे कई बार जो है हम पोटेंशियल हमारी मेंटेलिटीज़ बनाते हैं कि हाँ हमको यहाँ से ये थिंग्स गेट हो सकती है और फिर हम उसको हमारे यूजेस के अंदर ले सकते हैं। तो लिसन मी इन प्रॉपर वे एंड कंसंट्रेट ऑन योर चैप्टर कि दीज रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर द क्वांटिटी और द यूटिलिटी इज नॉट नो। यानी कहता है कि इस रिसोर्सेज के अंदर जब हम एंटायर होते हैं तो उसकी क्वांटिटी और उसकी यूटिलिटी के बारे में नहीं जानते कि यहाँ पर कितनी मात्रा में निकलेगा या इसमें कितना हो सकता है। ये केवल एक पोटेंशियल मोड पर रहता है यानी संभावित मोड पर रहता है और ये रिसोर्सेज नॉट बी यानी ये जो रिसोर्सेज होता है दिस रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज टुडे, इसको हम आज प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते हैं ऑफ द लैक ऑफ एडवांस्ड लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखिए अगर हम दोनों थिंग्स में यानी एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल पर जाते हैं तो एक्चुअल और पोटेंशियल इन दोनों में डिफरेंसेस क्या बना कि जो हमारा एक्चुअल होता है वो तो क्वांटिटीज़ बेस पर होता है और उसका यूज़ हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होता है वो एक संभावित मोड पर होता है। इसकी जो क्वांटिटी और यूटिलिटी जो होती है उसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता है और उसी कारण हम उसका यूज़ जो है वो प्रेजेंट यानी टुडे के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसका लेवल जो होता है वो किस पर होता है, बिकॉज इसकी जो लैक ऑफ एडवांस की जो लेवल होती है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। फिर विच में हेल्प इन द ड्रिलिंग देम आउट एंड द पुट इनटू यूज। यानी कहता है जब संभावित क्षेत्र में जब हमको संभावना बनती है कि यहाँ रिसोर्सेज हैं देन वी आर ड्रिलिंग, हम वहाँ ड्रिल करते हैं और उसके बाद में उस रिसोर्सेज को पुट करते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, और इस प्रकार के रिसोर्सेज जो होते हैं उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर करते हैं। ओके बेटा, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को पुट करते हैं तो यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, यानी कहते हैं कि यूरेनियम जो है उसकी पोटेंशियल जो है वो लद्दाख के अंदर पाई गई थी। और उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ रिसोर्सेज लेते हैं दैट कुड बी यूज इन फ्यूचर, ताकि हम इसको यानी एक संभावना बताई, इसको ध्यान से समझना कि मैंने यह एग्जाम्पल बताया कि कुड बी यूज इन फ्यूचर, हम भविष्य के लिए कुछ यूज़ करने के लिए जो रिसोर्सेज बनाते हैं वो पोटेंशियल के अंदर जाता है। जैसे हमने एक संभावित जो एग्जाम्पल लिया है वो है यूरेनियम।
यूरेनियम फाउंड जो है वो लद्दाख इज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, कि लद्दाख में संभावित पोटेंशियल जो भंडार हैं यूरेनियम के वो पाए गए हैं, जिनको हम फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड्स विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज, वेरी गुड एग्जाम्पल हियर दैट हाई स्पीड जब विंड होती है पहले हम उसको मेजरमेंट करते हैं, फिर हम उससे संभावनाएं बनाते हैं कि हम फ्यूचर में इसको इस यूज़ के अंदर ले सकते हैं। अगर हम 200 ईयर्स आगो की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस पहले की बात अगर हम करते हैं, बट नाउ दे आर एंड द एक्चुअल रिसोर्सेज। देखिए अगर 2 साल पहले के रिसोर्सेज पर अगर हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज में जाएगा, और अगर 50 ईयर्स आफ्टर के बाद की हम बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो पोटेंशियल के अंदर जाएगा। आई थिंक दैट द बोथ ऑफ कंसेप्ट आर क्लियर नाउ। देन वी नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लासिफिकेशन था नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑर्जिन। ओके, अब जो ऑर्जिन है उस पर किस प्रकार, ऑर्जिन में क्या होता है बेटा, एक तो होता है एबायोटिक रिसोर्सेज और एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए इसमें ज़्यादा हमको वो नहीं करना होता है। एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और बायोटिक जो होता है वो लिविंग फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है? देखिए वह रिसोर्सेज जो हमको नेचर से या जो नेचर से नहीं होता है, और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर जाता है। और उसके बाद में इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बुक्स है, फर्नीचर है, ये सभी एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं। अगर हम बायोटिक रिसोर्सेज की करते हैं तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स के ऊपर अपना कॉम्पैक्ट करते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, वेजिटेशन है, और बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं। अब बायोटिक एबायोटिक के बाद में ये तो हमने क्या किया, बेसिस ऑफ ऑर्गन के ऊपर हमने लिया। यहाँ हमने 3 सेक्टर लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, उसमें एक्चुअल और पोटेंशियल को लिया, फिर हमने बेसिस ऑफ ऑर्गन लिया जिसके अंदर एबायोटिक बायोटिक लिया। उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। अब हमारे पास में स्टॉक कितना है, ठीक है, उसमें जाता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये टॉपिक थोड़े से ब्रॉड है तो इसको हम बहुत ही डीपली डिस्कशंस करेंगे इन नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, तो हल्का फुल्का बता देते कि रेन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या होता है कि एक साइकिल के बाद में उसको यूज किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल में होता है कि जब वो एक बार यूज़ होता है तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है। तो आपको इस चैप्टर्स के जो व्यू ऑफ पॉइंट मैंने बताया कि यानी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ स्टॉक्स को रीड करके रखना है, ताकि आपको ये चीज़ जो है और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आई होप दैट एवरी कंसेप्ट आर क्लियर। जो जो व्यू ऑफ पॉइंट हमने आज पढ़े हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन वी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट मीटिंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट के लिए हम इस बारे पे डिस्कस करेंगे जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो ऑन होगी। ओके, आई हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।